दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियांस एकेडमी में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा वाच्य टॉपिक क्या है, किसे कहते हैं वाच्य और ये किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से इसकी पहचान होती है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले लिखा है वाच्य। वाच्य होता क्या है, सबसे पहले यही हमें जानना है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स वाच्य के बारे में बहुत कमी से जानते हैं, वाच्य का अर्थ भी नहीं जानते कि वाच्य होता क्या है। तो चलिए देखिए, वाच्य का अर्थ है कहना या बोलना। वाच्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है। वाच्य हमारा जो होता है तत्सम शब्द होता है, उसका अर्थ होता है हिंदी में कहना या बोलना। अब आती है वाच्य की परिभाषा क्या है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की, कर्म की या इनमें से किसी की नहीं। इनमें से किसी का मतलब है न तो कर्ता की प्रधानता हो और न ही कर्म की प्रधानता हो, तो वह कहलाती है भाव की प्रधानता। तो अब क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, तो वह कहलाता है हमारा वाच्य। अब देखिए, वाच्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वाच्य को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। अर्थात यही सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। मैक्सिमम एग्जाम में डायरेक्ट वे में बिल्कुल इजी तरीके से यही क्वेश्चन आता है कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तब हमारा आंसर होता है 3। अब पढ़ लेते हैं हम वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा कर्तवाच्य, नंबर 2 है हमारा कर्मवाच्य, नंबर 3 है हमारा भाववाच्य। अब सबसे पहले बात करते हैं हम कर्तवाच्य की। देखिए, कर्तवाच्य वह होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। सबसे पहली बात तो यह है फ्रेंड्स कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरी बात यह है, इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों हैं, मतलब एक वाक्य में नहीं, अलग अलग वाक्यों में सकर्मक क्रियाएं हों या फिर अकर्मक क्रिया हो किसी भी वाक्य में, तब भी हमारा उसमें कृतवाच्य हो सकता है। तीसरी बात है, इसमें परसर्ग अर्थात विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? सबसे पहली बात है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। वाक्य में किसकी प्रधानता होती है फ्रेंड्स? कर्म की प्रधानता होती है। सेकंड बात यह है हमारी, सेकंड पॉइंट है इसका, केवल सकर्मक क्रिया से बनता है। अब हम जानते हैं जब कर्मवाच्य है, कर्म का होना कंपलसरी है। जब कर्म होगा तभी तो हम सकर्मक क्रिया, हमने पीछे लास्ट वीडियो में हमने देखा सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं दोनों पढ़ी हैं हमने, तब वहाँ पर देखा है कि अकर्मक और सकर्मक क्या होती हैं। सकर्मक अर्थात जिसमें कर्म की प्रधानता हो, जिसमें कर्म हो। अब कर्म की प्रधानता है तो सकर्मक होगा। तीसरा पॉइंट है इसका, परसर्ग ने, के द्वारा और से द्वारा ये विभक्ति चिन्ह लगते हैं। अब हमारा तीसरा प्रकार आता है फ्रेंड्स भाववाच्य। भाववाच्य में सबसे पहली बात है भाव की प्रधानता होनी चाहिए, कर्ता और कर्म की प्रधानता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जबकि वाक्य में कर्ता और कर्म अवश्य दिया हुआ हो सकता है। अवश्य तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है क्रिया सदैव एक वचन। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। 3 पॉइंट्स हैं, क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। इसका चौथा पॉइंट है अधिकतर से परसर्ग लगता है। से परसर्ग, कर्ता में से परसर्ग लगता है। अब देख लेते हैं इनके प्रयोग के बारे में। इनके प्रयोग फ्रेंड्स क्या क्या कहते हैं। देखिए, हम एक ही वीडियो में वाच्य को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे उदाहरणों सहित। इसका प्रयोग है, प्रयोग को यहाँ पर प्रयोग के बारे में जब आता लिखा हुआ तो आता है कर्तरी प्रयोग।
कर्म के लिए आता है कर्मणि प्रयोग और भाव के लिए आता है भावे प्रयोग। अब देखिए, जब कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष क्रिया के अनुसार हो, अर्थात जब कर्ता का लिंग, पुरुष और वचन क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार हो, तब क्या होगा? कर्तृ प्रयोग होगा। हम उदाहरणों से अभी सीखेंगे। कर्मणि प्रयोग के बारे में है, जब क्रिया के लिंग और वचन, जब क्रिया के लिंग और वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हो। अब इसमें क्या है? जब क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार हो। तीसरा पॉइंट है इसका भावे प्रयोग, जब क्रिया के लिंग और वचन न तो कर्म के अनुसार हो और न ही कर्ता के अनुसार, तब ये हमारा क्या कहलाता है? भावे प्रयोग। अब देखिए, अब इनके कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम तीनों के उदाहरण सीखेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स यहां से मिटा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ हम उदाहरण लिखने वाले हैं यहां पर। हमारा सबसे पहला उदाहरण है, बच्चे खेलते हैं। सबसे पहली बात, कर्तृवाच्य में हमने अभी देखा था कि यह वाक्य सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया दोनों से बनाई जा सकती है। अब इस वाक्य में देखिए, बच्चे खेलते हैं, इन्होंने कर्म नहीं दिया है यहाँ पर। और जब कर्म नहीं दिया है, तब हमें कैसे पता करें कि ये कर्तृवाच्य है? पहली बात तो कर्म नहीं दिया, इसलिए कर्मवाच्य तो बिल्कुल नहीं हो सकता, भाववाच्य भी नहीं हो सकता। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या कहा था? जब क्रिया के लिंग और वचन, जब क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पर बच्चे क्या है? बच्चे बहुवचन है, ठीक है, बच्चे बहुवचन है, क्रिया तब यह, अगर यदि हम लिंग की बात करें तो पुंलिंग है, पुंलिंग है। अब देखिए, क्रिया जो हमारी खेलना क्रिया है, यह भी बहुवचन में है और यह भी पुंलिंग में है। जब कर्ता का लिंग और वचन क्रिया के लिंग और वचन या पुरुष के समान हो, तब यह क्या कहलाता? हमारा कर्तवाच्य कहलाता है। एक वाक्य और देख लेते हैं, लड़का पत्र लिखता है। अब देखिए, लड़का क्या है? लड़का एक वचन है यहाँ पर, और क्या है? पुंलिंग है। अब क्रिया की बात कर लेते हैं, क्रिया भी एक वचन में है और पुंलिंग में है। जब दोनों एक से हों, तब ये हमारा क्या कहलाता है? कर्तृवाच्य। अब बात करते हैं हम कर्म वाच्य की। देखिए, कर्म वाच्य में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण आता है, भारत पाक युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। अब देखिए, इसमें यदि हम बात करें, यहां पर भारत एक इंडिविजुअल है, एक वचन में है, पाकिस्तान भी इंडिविजुअल है, यह भी एक वचन में है। अब बात करते हैं हम यहां पर हजारों सैनिक, अब यह बहुवचन में है और क्रिया हमारी मारे गए, क्रिया भी बहुवचन में है। देखिए, यह भी बहुवचन में है और यह भी बहुवचन में है। जब तीनों में से एक भी चीज कुछ भी मिल जाए, वचन या लिंग या हमारा जो पुरुष होता है वह भी मिल जाए, तब भी हमारी उसकी प्रधानता मानी जाती है। यहां पर किसकी प्रधानता मानी गई है? कर्म की प्रधानता मानी गई है। एक वाक्य और देख लेते हैं, छात्र द्वारा निबंध
लिखा गया। पहली बात, पहली पहचान, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, द्वारा आ गया है। जब किसी शब्द में द्वारा लगा हो तो पहली बात तो यही है कि देखिए द्वारा का जो मतलब है, हमने 7वीं या 8वीं क्लास में हमने सीखा था एक्टिव और पैसिव वॉइस। हमने जाना था वहाँ पर कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके बाद कर्ता को कर्म मान लिया जाता है और कर्म को कर्ता मान लिया जाता है, और हम लास्ट में जब कर्ता जोड़ते हैं कर्म के स्थान पर तो बाई से प्रयोग करते हैं, यानी कि बाई। अब बाई का मतलब क्या होता है, द्वारा। अब इसी से हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर के द्वारा की बात कर रहे थे हम अभी परसर की। अब देखिए यदि हम बात करें छात्र, छात्र क्या है, बहुवचन। निबंध क्या है, एक निबंध की बात चल रही है, एक वचन। लिखा गया, ये भी क्रिया एक वचन में है। अब देखिए निबंध हमारा क्या है, यहाँ पर कर्म, यह क्या है, कर्ता, और लिखा गया हमारा क्रिया। अब देखिए कर्म के अनुसार क्रिया है क्योंकि दोनों का वचन एक ही है, तब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कर्म वाच्य। देखिए 2 सेंटेंस के द्वारा हमने ये भी सीख लिया। तीसरा है भाववाच्य के बारे में। भाववाच्य की जो पहचान है, अब मुझसे रहा नहीं जाता। सबसे पहली बात मैंने कहा इसमें से परसर्ग लगा होगा, से परसर्ग लगा होगा। एक बात और रह गई थी लिखने के लिए, यहां पर नकारात्मक भाव ज्यादा उत्पन्न होता है। वाक्य में अधिकतर नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। अब देखिए यहाँ पर नहीं शब्द लगा है तो नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहा है। दूसरी बात, क्रिया के बारे में कहा, क्रिया सदैव एक वचन में होगी, सदैव एक वचन में होगी। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा फ्रेंड्स, पुल्लिंग में होगी। तीसरा पॉइंट लिखा अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष का मतलब है थर्ड पर्सन जो जानते हैं हम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, वो वाला। अब देखिए अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब मुझसे रहा नहीं जाता अर्थात ये अकेला पढ़ रहा है, इससे रहा नहीं जाता। देखिए एक दो वाक्य और ले लेते हैं। मोहन से सोया नहीं जाता, यहां भी से परसर्ग है और यहां भी देखिए 3 बातें इसमें आ गई हैं, नकारात्मक, दूसरी बात आ गई यहां पर एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में यहाँ की क्रिया है। अब ऐसे वाक्य भी बिल्कुल बिल्कुल पहचान में आ जाता है और ज़्यादा हार्ड वाक्य नहीं आता। ऐसे वाक्य क्या होते हैं हमारे, होते हैं भाववाच्य। एक वाक्य और देख लेते हैं जो थोड़ा कंफ्यूजन है। लड़कों ने घोड़ों को देखा। अब देखिए इस वाक्य में कौन सा वाच्य हो सकता है। पहली बात हमारा कर्ता बहुवचन में है, दूसरी बात हमारा कर्म भी बहुवचन में है, तीसरी बात क्रिया एक वचन में है। पहला पॉइंट मिला हमें क्रिया सदैव एक वचन में होगी, दूसरी पॉइंट हमें मिला यह बहुवचन में है और यह भी बहुवचन में। और हमने क्या बताया, जब क्रिया का लिंग और वचन और पुरुष अर्थात काल, ये 4-5 पॉइंट्स न तो कर्म के अनुसार हो, नहीं कर्ता के अनुसार हो, नहीं कर्ता के अनुसार हो, नहीं कर्म के अनुसार हो, तब क्या हो जाता है भाववाच्य। अब ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, भाववाच्य का होगा। यह हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने बहुत ही आसान तरीके से वाच्य का चैप्टर क्लियर कर लिया है। अब इससे आगे जो हमारा चैप्टर आने वाला है वह होगा अव्यय। अव्यय के बारे में जानेंगे कि अव्यय क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स करें, हमें कमेंट्स ज़रूर क्या करें आप। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ अच्छा है या फिर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए, या फिर कोई नई बात पूछनी है उसके लिए, कुछ भी पूछना है तो आज आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।